नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी फटाफट में, जहां हम आपके सभी सवालों के जवाब कमोडिटी मार्केट से जुड़े हुए देते हैं। आपके पास भी कोई सवाल हो तो आप हमारे नंबर 9136934065 इस नंबर पे अपने सवाल हमें व्हाट्सएप करें, अपना नाम, अपने शहर का नाम, और फिर इस नंबर पे अपने सवाल हमें लिखकर भेजें। हम कोशिश करेंगे आपके सवालों को अपने शो में शामिल करने की। आज हमारे साथ दो मेहमान हैं जो आपके सवालों के जवाब देने वाले हैं। अजय केडिया हैं, केडिया कमोडिटी के एमडी और रिसर्च हेड हैं, और चिंतन मेहता हैं, सीईओ हैं अवांस होल्डिंग्स के। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, सबसे पहले चिंतन आपके पास ही आते हैं। गोल्ड और सिल्वर, इन दोनों पर अपनी राय बताएं। क्या लग रहा है, किस तरह की चाल आगे दिख रही है? गोल्ड मुझे लग रहा है इंटरेस्ट रेट जो सिनेरियो बनेगा उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है। बट मुझे लगता है एज पर माय अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि वहां पे इलेक्शन है, तो मुझे लगता है एक ही रेट कट हो सकता है जो सितंबर में आ सकता है। तो मुझे एक बार के लिए 2400-2420 के बीच में इंटरनेशनल मार्केट ऊपर जाते हुए नहीं लग रहा है। वहां से करेक्शन ही आना चाहिए, और नीचे में जब वो आए तब बाय ऑन डिप्स वाला माहौल मुझे लग रहा है। नीचे में जब 2180 और $2200 के बीच में आएगा तो गोल्ड लॉन्ग टर्म में बहुत तेजी ही लग रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो है वो पीक्ड आउट हो चुका है। मीन्स जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है वो भी है, वो खत्म नहीं हुए हैं। बट एट करंट लेवल इट इज नॉट एडवाइजेबल टू गो लॉन्ग। वी एट एबेंस वी फॉलो डेरिवेटिव्स। तो मुझे लगता है नीचे का जो पुट बेच के काम करने में अच्छा है, क्योंकि अगर नीचे का लेवल आता है तो उस लेवल पे आपका बाइंग आ जाएगा, और गोल्ड लॉन्ग टर्म में बाई है तो बहुत अच्छा गोल्ड ही लगेगा। एंड इन करंट सिनारियो मैं ऐसा बताना चाहूंगा कि वन शुड बी इन्वेस्टेड इन गोल्ड रादर देन सिल्वर। सिल्वर ऑलरेडी एक हायर लेवल पे है जहां पे 30-31 के बीच में वो कंसोलिडेट हो रहा है, और उसके ऊपर ब्रेकआउट आने के लिए मुझे लग रहा है टाइम लग सकता है और विशियस मूवमेंट हो सकते हैं। तो मुझे लग रहा है जब ये डाउनवर्ड सिनारियो है तो गोल्ड बाय ऑन डिप्स का स्ट्रेटेजी रखना चाहिए। स्ट्रेटजी के साथ गोल्ड में आप काम करें। चलिए, कुछ सवाल जवाब ले लेते हैं। बहुत सारे दर्शक हैं जिनके सवाल हैं। पहले दर्शक है पराग हैं अहमदाबाद से। उनका सवाल है 6 महीने के लिए नेचुरल गैस पर क्या नजरिया है? आ, क्या लग रहा है आपको चिंतन, 6 महीने के लिए नेचुरल गैस? हालांकि काफी लंबा समय है, क्या लग रहा है? तभी एक आइडिया उनको दे दीजिए प्राइस को लेकर। देखिए, ये बाय ऑन डिप्स ही है नेचुरल गैस, बट नेचुरल गैस का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बाई रखने का है वो उसका कॉन्टेंगो है। और ये जो सीजन है वो आपको जब इसमें तेजी तब मिलती है जब एक्सट्रीम ठंडी या गर्मी या वेदर चेंज फोरकास्ट होता है या विंटर होता है यूएस मार्केट के अंदर, जो अभी काफी दूर है। और जो आपका सप्लाई साइड है वहां पे वेल डेफिनेटली कम हो रहा है, बट अभी भी जो स्टोरेज है वो 5 साल के एवरेज के 18% ऊपर है। तो बाय ऑन डिप शुड बी द राइट स्ट्रेटेजी, बट आप बिल्कुल स्टॉप लॉस रखना। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे 180 और 170 का स्टॉप लॉस रख के आप बाई कर सकते हो। बट यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस, क्योंकि उसमें कॉन्टेंट को काफी पे करना पड़ सकता है। जुलाई और अगस्त में तो कॉन्टेंट बनी है, बट अगस्त से सितंबर आप देखोगे तो अच्छा खासा कॉन्टेंट है। तो 6 महीना इज अ वेरी लॉन्ग पीरियड। शॉर्ट टर्म के लिए आप बाय ऑन डिप्स का इस्तेमाल करके ट्रेड कर सकते हैं। के लिए बायोन डिप्स के साथ आप काम कर सकते हैं। अगले दर्शक हमारे साथ है जयराम है बंगलुरु से। उनका सवाल है कि नेचुरल गैस में 15 दिन के लिए क्या टारगेट रहेंगे? केडिया जी, 15 दिन के हिसाब से नेचुरल गैस कैसा दिख रहा है, क्या लक्ष्य है? देखिए, सबसे पहले अगर नेचुरल गैस की बात करें तो अभी भी वेदर कंडीशन जो है वो काफी सपोर्टिव है, लेकिन उसके बावजूद प्राइसेस में गिरावट, उसके दो कारण है। सबसे पहले हमने देखा इनिशियली कच्चे तेल में गिरावट थी, उसका एक असर पड़ा। साथ में हम देख रहे हैं जो इक्विटी चेकोस्पेक, जो एनर्जी कंपनी ने अपनी प्रोडक्शन फरवरी मार्च में कटौती की थी, वो रीइंस्टेट करने लग गए थे, जिसकी वजह से गिरावट आई है। तो मुझे लगता है प्राइसेस के अंदर कहीं ना कहीं एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है, बट मुझे लगता है 185 वुड बी ए गुड लेवल टू टेक ए लॉन्ग पोजीशन, या जब तक 202 203 के ऊपर होल्ड नहीं करता है। तो अगले 15 दिन की बात करें तो ब्रॉडर रेंज है 185 से लेकर 200 का। हाँ, एक बार 202 के ऊपर निकलता है तो एक शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगी जो 216 से 220 तक का भी लेवल दिखा सकता है। तो मुझे लगता है थोड़ा वेट कीजिए, 202 के ऊपर बाइंग करके चलना 216 से 218 के टारगेट के लिए। अगले दर्शक हमारे साथ वासुदेव हैं। कच्चे तेल क्रूड ऑयल का 7100 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन इन्होंने खरीद रखी है ₹44.5 पे। क्या करना चाहिए चिंतन इनको? ये जो एक्सपायरी करंट एक्सपायरी जुलाई महीने का है, तो 71 का भाव मुझे क्रॉस होता हुआ नहीं दिख रहा है। हम्म। तो जो बाइंग है उसके अंदर उनको दिन का थीटा भी लगते जाएगा, और जो डेल्टा का रिस्क है, प्राइस रिस्क है,
वो भी मुझे नहीं लग रहा वो क्रॉस करेगा, तो आई थिंक इट इज बेटर टू टेक एन एक्सिट। वासुदेव जी को क्या सलाह देंगे? 7100 के स्ट्राइक की कॉल खरीद रखी है, क्या करें 44.5 रुपए पर? देखिए, मुझे लगता है कि कच्चे तेल में जो गिरावट था वो निकल चुकी है। अब मार्केट में जैसे हम देख रहे हैं कि इन्वेंट्री की बात करें तो गैसोलीन में सीवियर फॉल आया था। साथ में हम देख रहे हैं कि यूएस की डिमांड है, ओपेक के भी स्टेटमेंट है, वहां पे डिमांड के आउटलुक को कोई चेंजेस नहीं किया था। जो गिरावट थी वो अब थम गई है, यहाँ से रिकवरी दिखाई दे रही है। मुझे लगता है कि कच्चा तेल फ्यूचर वाइज देखें तो वापस 7000 का लेवल मिल जाएगा, लेकिन टाइम वैल्यू डिके की वजह से इनको जो टारगेट है इनका वो नहीं मिल पाएगा। तो बेटर है या तो उनको एग्जिट करके 6900 की कॉल पे शिफ्ट कर लीजिए, सो दैट ये इन द मनी रहेगा और जैसे जैसे भाव बढ़ेगा इसके अंदर आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो सलाह रहेगी 7100 के कॉल से निकलकर 6900 के कॉल में शिफ्ट कर लीजिए। एक और सवाल राजीव चौधरी जी का है नेचुरल गैस पर। जानना चाह रहे हैं कि नेचुरल गैस को खरीदें या बेचें, क्या करना चाहिए चिंतन इनको? मैंने जैसे बताया कि नेचुरल गैस बाय ऑन डिप्स का स्ट्रेटेजी ही राइट स्ट्रेटेजी रहेगा, क्योंकि ये काफी नीचे लेवल पे अवेलेबल है। तो इनको कोई देखो, कोई भी चीज को आप प्राइस नहीं कर सकते, बट आप मल्टीपल लेवल पे आप उसको एंट्री करो और बाय ऑन डिप्स जैसे अभी 190 और सब 200 का लेवल जो चल रहा है, तो आप 190 और 180 के बीच में आप बाई करो और 180 का स्टॉप लॉस लगा के उसको आप खेल सकते हो। और बुल स्प्रेड बना के खेले तो बहुत ज्यादा अच्छा है, ताकि उनका जो लॉस है वो लिमिटेड हो। तो ऑप्शन के जरिए आप बुल की तरफ का जो अपॉर्चुनिटी है वो आपको लेना चाहिए। अब एक खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं जो गोल्ड इंडस्ट्री पे, गोल्ड मार्केट में किस तरह की अपॉर्चुनिटीज है इंडस्ट्री के तौर पर, उस पर बातचीत करने के लिए जुड़े हैं। एसपी शर्मा है, चीफ इकोनॉमिस्ट हैं, पीएचडी सीसीआई यानी पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जुड़े हैं हमारे साथ। शर्मा जी, सबसे पहले बताइए गोल्ड की प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में किस तरह के मौके हैं और आप लोगों ने जो रिपोर्ट जारी की है उससे क्या संकेत मिल रहे हैं इंडस्ट्री के लिए? देखिए, जिस तरीके से भारत में गोल्ड की डिमांड है और हमें ज्यादा से ज्यादा मोर देन 90% हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, तो उसको फुलफिल करने के लिए जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो काफी प्रयास कर रही है। खास करके जो गोल्ड प्रोसेसिंग है, जो और कॉन्सेंट्रेट इंपोर्ट करके उसमें से गोल्ड निकालते हैं, उसकी डिमांड जो है वो काफी अग्रसर है। लोग प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में काफी चेतन हुए हैं और उन्होंने ये काम शुरू कर दिया है। और अभी तक वो 4-5 टन के आसपास जो है गोल्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं और आने वाले टाइम में उनके अनुमान है कि लगभग कोई 2030 तक वो 100 टन के आसपास उनकी जो प्रोडक्शन है बढ़ जाएगी। तो जिससे देश को बहुत फायदा होगा और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी और जो हमारा इंपोर्ट है उसमें गिरावट आएगी, क्योंकि अभी तो हमें बहुत ज्यादा इंपोर्ट ही करना पड़ता है। कुल मिला के 16 टन ही अपना जो प्रोडक्शन है इस टाइम पे, कुल मिला के जो माइनिंग का और प्रोसेसिंग का प्रोडक्शन है वो 16 टन के आसपास है, जिसमें से प्रोसेसर जो है वो 4-5 टन ही कर पाते हैं। तो आने वाले टाइम में जो एम्प्लॉयमेंट के संसाधन है, हमने इंडस्ट्री एस्टिमेट्स दिए हैं कि उनका जो करंट एम्प्लॉयमेंट है वो 3000 के आसपास जो डायरेक्ट एंड इंडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है उनका, जो बढ़ के 25,000 जो एस्टिमेट किया गया है 2030 तक, जो कि लगभग कोई 15,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट्स भी इस इंडस्ट्री में आने वाली हैं 2030 तक। जो अभी लगभग कोई 1,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट्स हैं वो बढ़ के 15,000 करोड़ तक जाने का उम्मीद है 2030 तक। तो कुल मिला के बहुत संभावनाएं हैं। जैसे हमारा प्रयास है कि हम एक आत्मनिर्भर भारत बने, तो आत्मनिर्भरता की तरफ एक ये बहुत बड़ा कदम है कि हम जो हमारी बहुत बड़ी जो गोल्ड की डिमांड है उसका कम से कम एक छोटा हिस्सा तो हम खुद प्रोड्यूस कर पाए। लगभग कोई 100 टन का हम प्रोडक्शन जो है 2030 तक लेके चल रहे हैं। इंपोर्ट 800 टन के आसपास का एवरेज रहता है सालाना। हमारी क्षमता कितनी होगी अगर देश में प्रोडक्शन की अगर बात करें? आप 100 टन 2030 तक जाने की बात कर रहे हैं, ऐसे में हमारी क्षमता उससे होगी कितनी? अगर हमारे पास पोटेंशियल कितना है बढ़ाने का इसमें? इसको देखिए, 2030 तक हम 100 टन की बात कर रहे हैं और 2047 तक जब हम बात करते हैं कि हम अपना एक विकसित भारत बनेंगे, तो हमारा एस्टिमेट है कि उस हद तक हम जाके अपना मेजर जो गोल्ड डिमांड है मोर देन 50% हम खुद ही अपना फुलफिल कर पाएंगे। हमारा ये एस्टिमेट है कि अभी जिस तरीके से लगभग कोई जो एस्टिमेट किया गया है 2030 तक 1000 टन का डिमांड होगा, जो अभी लगभग कोई 857 टन की डिमांड है, तो उस टाइम पे हम लगभग कोई 500 टन के आसपास प्रोड्यूस कर पाएंगे 2047 तक जाके। जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट्स आएंगे और जिस तरीके से न्यू प्लेयर्स आएंगे, और हमारे एस्टिमेट है कि हम मेजर चंक ऑफ डिमांड जो है वो पूरा कर पाएंगे। तक इतनी दिक्कत क्यों हो रही है, देरी क्यों हो रही है सर?
शर्मा जी, आपको क्या लग रहा है, क्या वजह है कि हम इतनी देरी के बाद जगह है, जब हमारे पास क्षमता है प्रोडक्शन की, तो देरी क्यों हुई है अब तक सर? देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये एक न्यू कॉन्सेप्ट है जो ओवर कॉन्सेंट्रेट को इंपोर्ट करते हैं, जो लैटिन अमेरिका से इंपोर्ट करते हैं, कोलंबिया से इंपोर्ट करते हैं, बोलिविया से इंपोर्ट करते हैं, ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करते हैं। वो एक मिट्टी है जिसमें से गोल्ड निकाला जाता है। लेकिन पहले जो था, ऐसा एक कोई अवेयरनेस नहीं थी कि हम ऐसा कर सकते हैं। तो उसके ऊपर सरकार ने भी बहुत प्रयास करके उनको जो ड्यूटी एग्जम्पशन है, ड्यूटी उसके ऊपर एग्जाम्प्ट किया गया है, जिससे कि उनको और भी उनके जो सेंटीमेंट हैं काफी प्रफुल्लित हैं कि उनके जो प्राइस कॉस्ट मार्जिन है वो कुछ बचा पाते हैं। जब इंडिया में प्रोसेस करते हैं आके, तो उनको कुछ मुनाफा भी मिलता है, जिसकी वजह से वो काफी अग्रसर हैं कि इस प्रोडक्शन को और इंक्रीज किया जाए, 2030 तक ले जाके इसको 100 टन के बराबर किया जाए। और आने वाले टाइम में, जैसे मैंने बताया, कि इन्वेस्टमेंट्स बहुत आ सकती हैं, लोगों के बहुत अच्छे प्रयास हैं कि इन्वेस्टमेंट्स करेंगे तो इसकी जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज हैं वो और ज्यादा इंक्रीज होती जाएंगी, और 2047 तक बहुत बड़ा जो चंक है वो हम प्रोड्यूस कर पाएंगे। शुक्रिया एसपी शर्मा जी, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को बताया कि गोल्ड इंडस्ट्री में, गोल्ड की प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में कितनी क्षमताएं हैं और देश में उत्पादन को बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। आत्मनिर्भरता की तरफ हम बढ़ेंगे, हालांकि वक्त लगेगा, क्योंकि हम अभी भी सालाना 800 टन के आसपास औसतन इंपोर्ट करते हैं। वो तो अचीव नहीं हो पाएंगे, लेकिन 2030 तक उम्मीद की जा रही है कि 100 टन का यहाँ पर देश में प्रोडक्शन को ले जाया जाए, और इस दिशा में काम भी हो रहा है और सरकार भी इसमें मदद दे रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपके बचे हुए सवालों के जवाब भी दिए जाएंगे, और साथ ही गेहूं को लेकर एक खबर भी लेकर आएंगे, और एक हाजिर के कारोबारी हमारे साथ होंगे कि क्या कुछ चल रहा है गेहूं मार्केट में, वो बताएंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब हमारे अगले जो दर्शक है क्रिश हैं दिल्ली से। कॉपर में क्या करना चाहिए, चिंतन, कॉपर में क्या करना चाहिए क्रिश को? कॉपर जो है वो इंडस्ट्रियल यूसेज के हिसाब से अगर आप देखो तो चाइना गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रहा है कि उनके यहाँ की डिमांड रिवाइव करे। तो और यूएस के अंडर इंटरेस्ट रेट पीक्ड आउट है, और अगर आप देख सकते हो तो इसमें बायर ऑन डिप्स का ही माहौल बन रहा है। यहाँ पे जो इन्वेंट्री है वो प्रोडक्शन भी ओवरऑल जो पूरे साल के हिसाब से देखोगे तो प्रोडक्शन कम है और डिमांड बढ़ती जा रही है। अगर आप कंटेंट को भी देखोगे तो वो परसेंटेज जिंक और अदर बेस मेटल से कम हो गया फॉर द ईयर ऑफ 25 एंड 26। तो मुझे ऐसा लगता है कि 865 के आजू बाजू का लेवल है। अगर आप 830 840 से लेके 850 तक बाई बनाओ और 830 का स्टॉप लॉस रखो, तो आपको ये वापस एक बार के लिए 900 और 950 का लेवल 6 महीने के अंदर मिल सकता है। तो कॉपर पर ये व्यू आपका है, लेकिन चलिए अगले दर्शक हमारे साथ हैं, नवनीत हैं राजगढ़ से। केडिया जी, आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि चांदी, एल्यूमिनियम और कॉपर, इनमें इंट्राडे और पोजिशनल ट्रेड क्या होगा? और इन्होंने कहा है कि चांदी इन्होंने 96,000 पे, 96,000 रुपए पे बाई कर रखी है। कॉपर कब तक 900 रुपए हो सकता है और एल्यूमिनियम कब तक 250 रुपए हो सकता है? बताइए केडिया जी। देखिए, सबसे पहले अगर चांदी की बात करें तो फंडामेंटल काफी मजबूत है। हमने रिसेंटली देखा गोल्ड सिल्वर रेशियो में जो गिरावट है, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि चांदी आउट परफॉर्म करेगी। नो डाउट, जब पिछली बार 95 96 बना था तो एक ऐसा एवॉक बना था कि प्राइसेस लाख इमीडिएटली टच कर जाएगा, बट हमने वापस करेक्शन आते हुए देखा। लेकिन पिछले 2 दिन की जो बैठक थी उसमें ये चीज तो क्लियर है कि आज और कल में जो डेटा पॉइंट आएंगे, इन्फ्लेशन के नंबर्स आएंगे, उससे और ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी। बट टेक्निकली अगर देखें तो $31 के ऊपर काफी स्ट्रांग है, और डोमेस्टिक मार्केट में मुझे लगता है कि अगर ये शॉर्ट टर्म में बात करें तो मुझे लगता है कि जैसे ही प्राइस 93,500 का लेवल ब्रीच करता है तो इजीली आपको 95 96 के जोन में आती हुई दिखाई देगी। बट जो लॉन्ग टर्म की बात करें तो मुझे लगता है ईयर एंड तक 1,20,000 का लेवल हम चांदी में देख पाएंगे। कॉपर में हमने देखा रिसेंटली जो नंबर्स पीएमआई के आए थे वो काफी खराब आए थे चाइना से, जिसके चलते ये बड़ी गिरावट थी। बट अब सीजन स्टार्ट है, यहाँ पे हम डिमांड में इंप्रूवमेंट देखेंगे और इसी का सपोर्ट कॉपर को भी मिलता हुआ दिखाई देगा। तो ऑलरेडी हमने 840-45 का लो या बेस बनते हुए देख चुके हैं। 900 का लेवल मुझे लगता है कि ये अगस्त 15 तारीख के बाद ही दिखाई देगा, और कुल मिला के अगर सितंबर तक की बात करें तो वापस प्राइस 940-950 के जोन में चल जाएगा, क्योंकि ईवीज की डिमांड काफी स्ट्रांग है। एल्यूमिनियम में मुझे ज्यादा स्ट्रेंथ इसलिए नहीं दिखाई दे रही कि जो पहले रशियन मेटल को लेकर चिंता थी वो काफी हद तक कम हो गई है, सप्लाई अच्छी है। बट फिर भी प्राइसेस बाकी बेस मेटल के मुकाबले एल्यूमिनियम में भी पैकेजिंग इंडस्ट्री की और डिमांड कंटिन्यू बनी हुई है। बट अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो प्राइसेस 235,
38 ये रेंज में ही जा सकता है। 250 तक का लेवल टाइमिंग मुझे नहीं लग रहा है नीड एनी रीजन, तो वो अभी तक क्लियरिटी नहीं है। तो मुझे लगता है एक बार 35 38 या मैक्सिमम 40 तक का लेवल दिखा सकता है अगले 1.5-2 महीने में। डाउन साइड 220 का लेवल जब तक ब्रीच नहीं करता है, ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। तो ये व्यू है तीनों पर है। अगले दर्शक हमारे साथ हैं, प्रमोद है पुणे से। चांदी में क्या करना चाहिए आपसे पूछ रहे हैं चिंतन, क्या करना चाहिए चांदी में इनको? चांदी पर कॉल क्या है आपकी? चांदी में मैं बोलूंगा आप दूर रहो और नीचे के लेवल पे एंट्री मिले जहां पे समवेयर अराउंड इंटरनेशनल टर्म्स में अगर मैं बात करूं तो $29 $28 ये बहुत अच्छे लेवल है। और अगर आप इंडिया की बात करते हो तो जो अभी जो लेवल है वो कस्टम ड्यूटी की वजह से वो डिस्काउंट पे और कस्टम ड्यूटी रिडक्शन की भी बातें हो रही है। तो टिल बजट डेट आई थिंक वी हैव टू स्टे अवे फ्रॉम चांदी। तो ये चिंतन का व्यू है चांदी को लेकर। अगले दर्शक हमारे साथ राजीव चौधरी हैं। इनका सवाल है कि नेचुरल गैस खरीदें या बेचें। एक और सवाल ले लेते हैं, दिशांत चौधरी का मिलता जुलता सवाल है। ये जानना चाह रहे हैं कि क्रूड और नेचुरल गैस में क्या करें, खरीदे या बेचें। क्रूड और नेचुरल गैस दोनों पर अपनी कॉल बता दे केडिया जी। देखिए कच्चे तेल में मुझे लगता है कि जो 2 दिन पहले गिरावट थी वो खत्म हुई है, अब तेजी का रुख रहेगा जो वापस 7,000 का लेवल दिखा सकता है। तो कच्चे तेल में 6850 पे लीजिए, 6770 का स्टॉप लॉस रखिए, 7,000 तक के लेवल देख पाएंगे। जबकि नेचुरल गैस की अगर बात करें तो प्राइस टेक्निकली सिवियरली ओवरसोल्ड में है, तो बड़ी बाइंग पोजीशन तो नहीं, बट हाँ 190 के करीब आप छोटी बाइंग कर सकते हैं। 186 के स्टॉप लॉस से 196 198 तक का लेवल दिखा देगा। अच्छा एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, क्रूड नेचुरल गैस रेशियो, इसके ऊपर आप कभी भी नजर रखो तो आप कभी भी देखेंगे मार्केट में जो मूवमेंट आ रहा है वो और ज्यादा क्लैरिटी दिखाई देगी। जिस वक्त अभी हम देख रहे हैं तो क्रूड नेचुरल गैस रेशियो में एक जंप दिखा रहा है, जिसका मतलब है कच्चा तेल नेचुरल गैस को आउट परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगा। तो नेचुरल गैस में थोड़ा कंसोलिडेशन रह सकता है, बट कच्चे तेल में हम कंटिन्यू तेजी देखेंगे। अगले दर्शक है विक्रम सिंह है। 1 महीने के लिए कॉटन सीड ऑयल केक का आउटलुक जानना चाह रहे हैं। केडिया जी, कॉटन केक पर 1 महीने का आउटलुक आपका क्या है? देखिए कॉटन सीड ऑयल केक में मैंने पहले भी कहा था 2750 पे मार्केट में तेजी बनेगी, और 3000 3050 तक का लेवल था एग्जैक्ट मार्केट अचीव कर चुका है। नो डाउट अब सबको अच्छी तेजी दिखाई दे रही है, बट मुझे लगता है कि एक प्रॉफिट बुकिंग वापस देखने मिल सकता है। नो डाउट तेल के भाव में तेजी, पाम ऑयल ये सब में थोड़ा सपोर्ट मिला है, लेकिन जैसे ये 3120 3130 के ऊपर जाएगा डिमांड मार्केट से गायब होती हुई दिखाई देगी। तो अगले अगर हम हफ्ते भर की बात करें तो मैक्सिमम अपसाइड जो मुझे दिखता है वो 3100 से 3120 का लेवल लगता है। जैसे ये 3150 के करीब आएगा, यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग वापस शुरू हो जाएगा। तो जो भी तेजी कर रहे हैं बिना स्टॉप लॉस के मत करना, क्योंकि पहले भी हमने देखा है कि 3100 के करीब जाता है और फिर प्रॉफिट बुकिंग में तब चेंज हो जाता है। तो जब तक ये 3000 के ऊपर मेंटेन है, 3100 3120 का मैक्सिमम लेवल मुझे दिखाई दे रहा है। उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में दिखाई देगा जो वापस प्राइजेस को 2900 से 2950 के जोन में लेके आ जाएगा। अगले दर्शक हमारे साथ ओम प्रकाश है। इनका सवाल है कि कच्चे तेल में 2 दिन की स्ट्रैटेजी क्या होगी। चिंतन 2 दिन के लिए कॉल बता दीजिए क्रूड के लिए। एक्चुअली 2 दिन बहुत छोटा पीरियड होता है और इतना प्रिडिक्ट करना इतना एक्यूरेसी से बहुत डिफिकल्ट होता है। बट मुझे लगता है ये रेंज बाउंड है, 6700 800 के बीच में आप बाइक बना के पोजीशन चल सकते हो और आपको ऊपर में 6900 से लेके 6950 तक का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। दर्शक है धर्मेंद्र है राजस्थान से। ग्वार सीड 6000 कब पार करेगा, बताइए केडिया जी। कॉम्प्लेक्स में हमने देखा है पिछले 6 महीने से मार्केट एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है, कोई बड़ी हलचल नहीं थी। बट पिछले एक हफ्ते की अगर बात करें तो प्राइजेस में मोमेंटम भी बना, जिस ढंग से मानसून की थोड़ी अनसर्टेनिटी है और सोइंग के डेटा अभी 15 तारीख से और ज्यादा क्लियरिटी दिखा देगा। बट मुझे लगता है कि अब स्लोली एंड स्टडीली एक मार्केट में बेस बन रहा है, जिस ढंग से वॉल्यूम पार्टिसिपेशन हम ऑप्शन के द्वारा भी देख पा रहे हैं। टेक्निकली मुझे लगता है 5650 एक ऐसा लेवल है, अगर गवार सीरीज को तोड़ के होल्ड कर जाता है तो 6100 तक का लेवल हम देख पाएंगे। तो अगला 2-3 दिन जो मानसून का वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन मुझे लगता है 15 से 16 अगर हम जुलाई की बात करें तब तक हमें एक ब्रेकआउट देखने मिल जाएगा 5650 के ऊपर। गवार गम में भी हम देख रहे हैं बार बार कि 11200 के ऊपर प्राइसेस जा नहीं पा रहा है। एक बार 11200 के ऊपर भी निकलता है तो वापस 12200 से 12500 के जोन में गवार गम भी आता हुआ दिखाई देगा। करंट लेवल से शॉर्ट की सलाह नहीं है, स्लोली एंड स्टडीली मार्केट में बाइंग करके चलिए। स्लो एंड स्टेडी, यानी हर गिरावट पे यहाँ पे धीरे धीरे खरीदारी कर सकते हैं। केडिया जी की ये सलाह है ग्वार में। चलिए अब बात कर लेते हैं गेहूं की। और गेहूं को लेकर सरकार की वापस से
खुले बाजार में गेहूं की बिक्री की योजना है और ये 1 अगस्त से शुरू हो जाएगी और जो भाव इसके लिए तय किए गए हैं 2300 से 2325 रुपए प्रति क्विंटल का भाव यहां पर होगा। हमारे साथ देवेंद्र बोरा है, गेहूं के कारोबारी है, एपीएमसी वाशी में बैठते हैं। बताइए देवेंद्र जी, इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं, क्या होगा बाजार पर इसका असर गेहूं के मार्केट पर? चलो, ये सरकार का राइट टाइम डिसीजन है। बराबर सभी को एक्सपेक्टेशन था कि जुलाई में आएगा, लेकिन 1 महीना लेट हुआ है, लेकिन फिर भी वेलकम है। कोई मार्केट अभी इतना भागदौड़ या कोई ज्यादा बहुत तेजी नहीं था, लेकिन इसमें अभी ऐसा लग रहा है कि पॉलिसी में जो लास्ट ईयर की पॉलिसी थी उसमें और ये बार की पॉलिसी में थोड़ा चेंज ये है कि ये बार प्रोक्योरमेंट पंजाब और हरियाणा से ही ज्यादा हुआ है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो बायर्स है उनको शायद उधर से डिलीवरी मिलेगी, तो उससे कोई बाजार में ज्यादा मंदा आने की जो लोग देख रहे थे उससे बाजार कोई ज्यादा कंट्रोल हो जाएगा, ऐसा मैं नहीं समझता हूँ। पिछली बार सरकार ने सभी डेपो पे, मतलब लोकल डेपो पे डिलीवरी दिया था। ये बार शायद पंजाब और हरियाणा और यूपी से अगर डिलीवरी देंगे तो थोड़ा मुश्किल बायर के लिए हो सकता है, ऐसा मैं समझता हूँ। देवेंद्र जी, एक और सवाल स्टॉक को लेकर है। स्टॉक अगर आप देखें तो काफ़ी कम है, पिछले कई सालों से देखें तो आपको, हालांकि 2022 में भी इसी आसपास में था, लेकिन 21-20 इन सब से तुलना करें तो काफ़ी कम है। इसके बाद क्या सरकार के पास बहुत कम हैंड होगा, बहुत ज़्यादा ओएमएसएस के जरिए बिक्री नहीं हो पाएगी? और दूसरा सवाल ये भी है कि कहीं इंपोर्ट का रास्ता तो नहीं खुल सकता है आगे? देखो, आपने जो पूछा है उसमें एक तो सबसे पहली बात, पिछले 3-4 साल से जो गेहूं की बिजाई है और गेहूं का प्रोडक्शन है वो लगातार गिरते जा रहा है। दूसरी सब जींस का मसाला है या बागायती है, उसमें काफी अच्छा रिटर्न मिल रहा है, तो फार्मर उसमें शिफ्ट हो रहा है। दूसरा वो जो मौसम का जो प्रॉब्लम है वो भी गेहूं का पिछले 2-3 साल से बराबर परेशानी हम लोग उठा रहे हैं। जो गेहूं के जो फार्मर है उनको काफी दिक्कतें आ रही है, प्रोडक्शन में कमी आई है, क्वालिटी लस्टर हो गई है, सीजन में ही बरसात होती है उसका भी प्रॉब्लम आ रहा है। अभी इसका सबसे बढ़िया ऑल्टरनेट ये हो सकता है कि सरकार के पास अभी गेहूं कम है और ये बार चावल की अच्छी बिजाई है ऐसा दिख रहा है, या तो सरकार को अभी जो फ्री में जो डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है उसमें जो कैश बेनिफिट ट्रांसफर अगर कर सकती है तो इतना गेहूं सरकार के पास बच सकता है। और बहुत सारे जो 19 राज्यों में गेहूं देती है, गेहूं की बजाय अगर सरकार चावल की अगर डिलीवरी देती है तो उतना भी गेहूं के ऊपर थोड़ा बर्डन कम होगा, ऐसा मैं समझता हूं। ओके, शुक्रिया देवेंद्र जी ये पूरी डिटेल्स बताने के लिए गेहूं मार्केट को लेकर। शुक्रिया केडिया जी आपका, चिंतन मेहता जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला। तो कमोडिटी फटाफट में इतना ही, ब्रेक के बाद भी यहाँ पर खबरें चलती रहेंगी।